साल था 1959। जे वैन एंडल और रिच डिवॉस नाम के दो दोस्तों ने अमेरिका में एक कंपनी शुरू की। शुरुआत सिर्फ एक क्लीनिंग प्रोडक्ट से हुई, लेकिन उनका फोकस प्रोडक्ट से ज्यादा बिजनेस मॉडल पर था। उनका आइडिया था कि कस्टमर सिर्फ प्रोडक्ट खरीदे नहीं, बल्कि उसे बेच भी सके, और अगर वह नए लोगों को बिजनेस में जोड़े तो उनकी सेल्स से भी कमीशन कमा सके। उस समय यह कंसेप्ट बिल्कुल नया था, और यही आइडिया आने वाले वर्षों में एमवे को दुनिया की सबसे बड़ी एमएलएम कंपनी बनाने वाला था। 1960 के दशक और 1970 के दशक में कंपनी तेजी से बढ़ने लगी। नेटवर्क बड़ा होता गया, डिस्ट्रीब्यूटर्स बढ़ते गए, सेल्स बढ़ती गई। फिर आया 1980 का दशक। एमवे का एनुअल रेवेन्यू $1 बिलियन को पार कर गया। उस समय यह अचीवमेंट बहुत कम कंपनीज हासिल कर पाती थी, लेकिन एमवे की ग्रोथ अभी शुरू ही हुई थी। 1990 के दशक में कंपनी ने ग्लोबल एक्सपेंशन शुरू किया। नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, लैटिन अमेरिका, एक के बाद एक मार्केट खुलती गई, और देखते ही देखते एमवे 100 से ज्यादा देशों में पहुंच गई। इसके प्रोडक्ट्स जैसे न्यूट्रीलाइट, आर्टिस्ट्री और ई स्प्रिंग लाखों लोगों तक पहुंचने लगे। नेटवर्क इतना बड़ा हो गया कि दुनिया भर में लाखों डिस्ट्रीब्यूटर्स एमवे बिजनेस का हिस्सा बन गए। 2000 के दशक तक एमवे एमएलएम इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी थी। कई सालों तक कंपनी की एनुअल सेल्स $8 बिलियन से ऊपर रही। अगर कोई एमएलएम कंपनी सफल होना चाहती थी तो उसकी तुलना एमवे से की जाती थी। उस समय ऐसा लग रहा था कि एमवे को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन इसी दौरान दुनिया बदल रही थी। धीरे धीरे इंटरनेट लोगों की जिंदगी का हिस्सा बनने लगा। फिर आई अमेज़न, फिर फ्लिपकार्ट, फिर D2C ब्रांड्स, फिर सोशल मीडिया। अब कंज्यूमर किसी डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट खरीदने पर निर्भर नहीं था। वह अपने मोबाइल पर रिव्यूज पढ़ सकता था, प्राइसेस कंपेयर कर सकता था, ऑल्टरनेटिव्स देख सकता था, और कुछ ही सेकंड्स में ऑर्डर कर सकता था। यहीं से मार्केट बदलना शुरू हुआ, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद एमएलएम इंडस्ट्री को लेकर सवाल उठने लगे। सोशल मीडिया पर कई फॉर्मर डिस्ट्रीब्यूटर्स अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने लगे। लोग इनकम क्लेम्स पर सवाल उठाने लगे। कई देशों में रेगुलेटर्स ने एमएलएम कंपनीज की एक्टिविटीज को और क्लोजली मॉनिटर करना शुरू कर दिया। इंडिया में भी स्क्रूटनी बढ़ने लगी। 2022 में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी ने एमवे इंडिया से जुड़ी एसेट्स पर कार्रवाई की घोषणा की। इस खबर ने कंपनी को फिर से नेशनल हेडलाइंस में ला दिया। हालांकि कंपनी लगातार कहती रही कि उसका बिजनेस मॉडल लीगल डायरेक्ट सेलिंग फ्रेमवर्क के तहत ऑपरेट करता है, लेकिन पब्लिक परसेप्शन पर इसका असर जरूर पड़ा और फिर नंबर्स बदलने लगे। FY24 में एमवे इंडिया का रेवेन्यू था 1284 करोड़ रुपए। सिर्फ एक साल बाद FY25 में यह घटाकर 1148 करोड़ रुपए रह गया, यानी लगभग 10.5% की गिरावट। लेकिन असली झटका प्रॉफिट साइड पर था। FY24 में कंपनी का लॉस था 53 करोड़ रुपए। FY25 में यही बढ़कर 74 करोड़ रुपए हो गया, यानी लॉस में लगभग 39% की बढ़ोतरी। ये वही कंपनी थी जिसने कभी एमएलएम इंडस्ट्री पर राज किया था। तो क्या एमवे फेल हो रही है? नहीं, क्योंकि एक और डेटा है जो पूरी तस्वीर बदल देता है। 2025 में एमवे की ग्लोबल सेल्स अभी भी लगभग $7.3 बिलियन रही, यानी कंपनी आज भी दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में से एक है। फिर समस्या क्या है? समस्या प्रोडक्ट्स नहीं है, समस्या नेटवर्क भी नहीं है। असल समस्या है चेंजिंग कंज्यूमर बिहेवियर। 1959 में एक्स्ट्रा इनकम कमाने के ऑप्शंस बहुत सीमित थे, लेकिन आज यूट्यूब है, एफिलिएट मार्केटिंग है, फ्रीलांसिंग है, ई कॉमर्स है, कंटेंट क्रिएशन है, डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, और ऑनलाइन शॉपिंग तो है ही। यानी एमवे का मुकाबला अब सिर्फ दूसरी एमएलएम कंपनीज से नहीं है, उसका मुकाबला पूरे डिजिटल इकोनॉमी से है। और यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। जिस बिजनेस मॉडल ने एमवे को दुनिया की सबसे बड़ी एमएलएम कंपनी बनाया, आज वही मॉडल एक ऐसी दुनिया में कंपीट कर रहा है जहां अपॉर्चुनिटीज पहले से कहीं ज्यादा हैं। यही एमवे की सबसे बड़ी चुनौती है, और आने वाले वर्षों में यह तय करेगा कि एमवे खुद को फिर से री इन्वेंट कर पाती है, या फिर एमएलएम इंडस्ट्री का गोल्डन ईरा इतिहास बन जाएगा।